अमेरिकन हाई मार्क्स के चलते फतह 1 कैसे बिकेगी, उस पे एमओयू साइन होते जा रहे हैं लेकिन कोई एक्चुअल सेल नहीं हो पा रही। तो कोई भी मुल्क आपसे दो ही सूरतों में वेपन खरीदेगा, एक तो जब आपकी मार्केट में रेपुटेशन हो, या फिर अमेरिका जो कल तक किसी को राइफल तक एक्सपोर्ट नहीं करता था, वर्ल्ड वार 2 के बाद आर्म्स मार्केट का बाताज बादशाह बने। ऊपर से सोवियत यूनियन के बेरोजगार साइंसदान भी चाइना आ गए, तो एक किस्म का टैलेंट इंजेक्शन मिल गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, काफ़ी अरसे से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पाकिस्तान की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस मसलन गेट्स, पीएससी, एचआईटी वगैरह अपने वेपन्स मिडल ईस्ट से लेकर लैटिन अमेरिका, मतलब यहाँ भी इन्हें मौका मिलता है वहाँ पे शोकेस कर रही हैं, लेकिन इनके वेपन्स की सेल नहीं हो पा रही। हालांकि इनके ड्रोन और मिसाइल मसलन तैमूर, हरबा, एनजी वगैरह ये वर्ल्ड क्लास मिसाइल सिस्टम है, इन्हें भी कोई मुल्क खरीदने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने रिसेंटली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल एक्सपोर्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए हैं। एमओयूज पे एमओयू साइन होते जा रहे हैं लेकिन कोई एक्चुअल सेल नहीं हो पा रही। चलिए एनालाइज करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। दोस्तों, कोई भी मुल्क आपसे दो ही सूरतों में वेपन खरीदेगा, एक तो जब आपकी मार्केट में रेपुटेशन हो, या फिर आपसे खरीदना उस मुल्क की मजबूरी हो। चलिए पहले रेपुटेशन की बात करते हैं, लेकिन एग्जांपल्स के साथ। 2008 में तुर्की वेपन्स सेल से सिर्फ 600 मिलियन यूएस डॉलर कमा रहा था। फिर 2020 में नागोर्नो कराबाख वार हुई। इस वार के अंदर तुर्की के TB2 ड्रोन को काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। इसकी लाइव कॉम्बैट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अगर आपके हथियारों की लाइव वीडियोस अवेलेबल हों तो मार्केटिंग की क्या ही ज़रूरत बचती है। 2018 में यहाँ तुर्की 2 बिलियन यूएस डॉलर के वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा था, वहीं 2024 में ये 7 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा की कमाई कर रहा है। तो नागोर्नो काराबाख वार तुर्की के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसी कॉन्फ्लिक्ट से इसके वेपन्स की रेपुटेशन बनी और ये आर्म्स मार्केट में एक सॉलिड खिलाड़ी बन गया। दोस्तों, आप किसी भी मेजर प्लेयर को देख लो, हर एक का कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट ज़रूर था। वर्ल्ड वार 2 के चलते जर्मनी ने यूरोपियन ममालिक की इंडस्ट्रीज़ को बॉम्ब से उड़ा दिया। इन यूरोपियन ममालिक मसलन यूके, फ्रांस वगैरह को हथियारों की अशद ज़रूरत थी, लेकिन अपनी इंडस्ट्री तो थी नहीं। इस सूरत में सिर्फ अमेरिका ही था जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के पार बिल्कुल सेफ एंड साउंड बैठा था। हथियारों की मांग पूरी करने के लिए इन्होंने सिविलियन फैक्ट्रियों को भी असला प्रोड्यूस करने पर लगा दिया। वर्ल्ड वार 2 के दौरान अमेरिकन ने 1 लाख टैंक और 3 लाख एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किए। वही अमेरिका जो कल तक किसी को राइफल तक एक्सपोर्ट नहीं करता था, वर्ल्ड वार 2 के बाद आर्म्स मार्केट का बाताज बादशाह बन गया। वर्ल्ड वार 2 के बाद भी यूरोप को अपनी मिलिट्री को रीबिल्ड करना था और अपनी इंडस्ट्री तो थी नहीं, तो अगेन वेपन्स अमेरिका से ही खरीदना पड़े। तो ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद अमेरिकन हथियारों की रेपुटेशन बन गई। आप चाइना को देखो तो 1990 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद चाइना को लगा कि अब हमारा वेपन सप्लायर तो रहा नहीं, लिहाजा अब जो भी बनाना है अपने दम पर खड़ा करना है। ऊपर से सोवियत यूनियन के बेरोजगार साइंसदान भी चाइना आ गए, तो एक किस्म का टैलेंट इंजेक्शन मिल गया। यही तो था चाइना का टर्निंग पॉइंट। अब जिस मुल्क को अमेरिका हथियार नहीं देता था वो चाइना से खरीद लेता है। इससे चाइना की मार्केट में रेपुटेशन बन गई और आज भी कायम है। अब भी सिर्फ वही ममालिक चाइना से हथियार खरीदते हैं जिन्हें अमेरिका से जवाब मिल जाए, तो उनकी मजबूरी का फ़ायदा चाइना को हो रहा है। पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि मार्केट में हमारी रेपुटेशन एक इंपोर्टर की है, एक्सपोर्टर की नहीं। तो कोई भी मुल्क हम पर एतमाद नहीं दिखा रहा है। ऊपर से हमने यूक्रेन को पुराने एमुनेशन स्टॉक बेच दिए हैं। अब वो शिकायतें कर रहे हैं कि पाकिस्तानी एमुनेशन घटिया क्वालिटी की है। जब मार्केट में हमारी ऐसी रेपुटेशन बन रही है तो भला कौन हमसे वेपन खरीदेगा। हालांकि हमने यूक्रेन को बेहतरीन क्वालिटी की एमुनेशन प्रोवाइड की है, लेकिन डॉलर देकर हमने जो पुराने स्टॉक बेचे हैं वो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए गले की हड्डी बन के बैठ गए हैं। तो मसला यह है कि हमारा टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा। लेकिन क्या हम इंतजार करते रहें कि हमारा टर्निंग पॉइंट कब आएगा? बिल्कुल नहीं। हमें अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद प्रोड्यूस करनी है। यूक्रेन के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, खासतौर पर पाकिस्तान आर्मी के। यूक्रेन के पास इंजन टेक्नोलॉजी की सॉलिड बेस है। क्या हो अगर हम इनसे इंजन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी से हासिल करें और बदले में इन्हें अपने मिसाइल और ड्रोन प्रोवाइड करें। मसलन फतह 1 MLRS जो अमेरिकन हाई मार्क्स की टक्कर का सिस्टम है। आजकल तो ट्रंप की यूक्रेन के साथ काफ़ी अनबन चल रही है, तो ये एक परफेक्ट सिनेरियो है जहाँ पाकिस्तान मौके से फ़ायदा उठा सकता है और यूक्रेन का मेजर वेपन सप्लायर बन सकता है, जहाँ से जो रेपुटेशन मिलेगी वो लॉन्ग टर्म में हमें आर्म्स मार्केट का एक सॉलिड प्लेयर बना देगी। हाँ, ये एक रिस्की अप्रोच तो है, रशिया से डायरेक्ट पंगा, और अगर हमारे वेपन्स फेल हुए तो रही सही इज्जत भी नीलाम। लेकिन दोस्तों, रिस्क लिए बगैर हमारा टर्निंग पॉइंट कभी नहीं आएगा।
और हम यूं ही एक मेले से दूसरे मेले तक हथियार लेकर घूमते रहेंगे, खरीदेगा कोई भी नहीं। जरा सोचो तो, कोई भी मुल्क स्काल्प को छोड़कर जिसका पूरा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, हमसे तैमूर मिसाइल क्यों खरीदेगा? कोई भी मुल्क TB2 की जगह हमसे शापार 2 क्यों खरीदेगा? अमेरिकन हाई मार्क्स के चलते फतह 1 कैसे बिकेगा? तो दोस्तों, पाकिस्तान को आज नहीं तो कल रिस्क लेना ही पड़ेगा, वरना हमारा टर्निंग पॉइंट कभी नहीं आएगा। होप सो चीज़ें अंडरस्टैंडेबल थी। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।